वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ से मतलब है कि एक दूसरे कंपैरिजन में कोई दो एसिड ले लिया, कोई दो बेस ले लिए, तो उन दोनों के एक दूसरे कंपैरिजन में क्या प्रबलता होगी, क्या कौन स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि कैसे फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रबलता है किसी या स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड या बेस की, ठीक, उसको समझने के लिए हम एग्जांपल एसिड का ले। सबसे पहले एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो हम कैसे फाइंड करते हैं कि उसमें कितना H+ आयन कंसंट्रेशन है। ठीक है, H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक, इससे हमें पता चलता है कि कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रांग है या कितना वीक होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कोई दो एसिड ले लिए। ठीक, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि H+ आयन या फिर हाइड्रोजन आयन जो इसके कंसंट्रेशन है, ये डिपेंड करती है वियोजन की मात्रा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर, कि कितना ज़्यादा डिसोसिएशन हुआ है या कितना कम डिसोसिएशन हुआ। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उतने ज़्यादा H+ आयन बनेंगे, जितना कम होगा उतने कम बनेंगे। ठीक, राइट। तब देखते हैं कि जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उतने ज़्यादा आयन बन रहा है, ठीक, तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिया है कि दो समान नॉर्मलता वाले यानी कि सेम नॉर्मेलिटी है, दो ऐसे एसिड लिए। ऑलराइट, फिर उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने लिखा α1 एंड α2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक, तो यहाँ दो अलग अलग एसिड है, इसलिए α1 α2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि हमने सपोज 1 मोल सब्सटेंस लिया। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस लिया कोई, तो उसमें से कितना हमारा डिसोसिएट हो चुका। ठीक है, 1 मोल लिया, उनमें से मान लिया 0.2 मोल डिसोसिएट हो गया, टूट गया, तो ये 0.2 इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। ठीक है, मतलब 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हो गया, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, तो दो अलग अलग एसिड है, तो इनकी एक α1 एक α2 आ गई, इनको डिनोट कर दिया। अब इसमें हमने ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ लगाया। ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ हमने यूज़ करा। इस लॉ का यूज़ करके हमारे पास आया क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं के से। ठीक है, ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ का यूज़ करके हमारे पास आया कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको डिनोट करा के से। के इक्वल टू होता है के इक्वल टू α² ठीक, अब क्योंकि यहाँ दो अलग अलग एसिड है, ठीक, तो पहले के लिए लिखा जाएगा K1 इक्वल टू α1²/b, दूसरे के लिए K2 α1²/b। ठीक है, दो हो गए हमारे पास, दो इक्वेशन आ गई। ठीक, अब क्या करना है हमें? हमने क्या करा कि यहाँ पर V क्या है हमारा, वॉल्यूम में, अल्फा क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन K क्या है हमारे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, अब मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर K1/K2 α²1 α2², इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये α1/α2 इक्वल टू √K1/K2। ऑलराइट, कैसे आया? तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और जो अल्फा का स्क्वायर है वो हमने इक्वल टू के दूसरी साइड भेज दिया, यानी K1/K2 पे 1/2 यानी अंडर रूट साइन आ गया इसके ऊपर। ठीक, यहाँ से स्क्वायर हटाने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्व। तो हमारे पास आखिरी फाइनल वाली जो इक्वेशन है वो ये आई। इसमें पता चलता है कि L1 और α1/α2 इक्वल टू √K1/K2। इससे पता चलता है कि एसिड 1 की प्रबलता कितनी है, दूसरी एसिड 2 की प्रबलता कितनी है। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है कि भैया कौन सा इसके कंपेरिजन में कितना स्ट्रॉन्गर है। सपोज एग्जांपल समझते हैं, हमारा α1 और α2 है, ठीक है, इक्वल टू हमारा कांस्टेंट की वैल्यू हमें कुछ दे दी। ठीक है, 4 आ गया वैल्यू, तो यानी 4 का इसका अंडर रूट क्या होगा, α1/α2 इक्वल टू 2। ठीक, α1/α2 इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि α1 है वो α2 से दोगुना स्ट्रॉन्गर है। इस हमें पता चला α1 इक्वल टू 2 इंटू α2, यानी कि α1 α2 से दोगुना स्ट्रॉन्गर है एसिड। ठीक, इससे हमें ये पता चलता है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि कौन सा एसिड किसी कंपैरिजन में कितना स्ट्रॉन्गर है। अब जैसे एग्जांपल दे रखे हैं एसिड के और बेस के, घटते हुए क्रम में इनको लगाया गया इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से।
तो अब इसको देखते हैं, HCl सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे कम HNO3 से H2SO4, ऐसे आगे क्रम का चलता जा रहा है। नीचे दूसरी लिस्ट दे रखी है, उसके नीचे एक और लिस्ट दे रखी है, ठीक, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा बेस का दे रखा है, बेस के लिए हमारे पास KOH सबसे स्ट्रॉन्गर है, Cl सबसे कम स्ट्रॉन्गर है बेस में, क्योंकि OH कंसनट्रेशन KOH की सबसे ज़्यादा है, ठीक। ऐसे NaOH है, इसके बाद उसका NH4OH है, हमारे से दूसरी लिस्ट दे रखी है हमें, ठीक। तो ये हमने देखा कंपेरिजन, इनकी हमारे कुछ क्रम बना के दे रखे हैं, तो हमने एग्जांपल इनके देखे, ठीक, ऑलराइट। तो अभी हमने पढ़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। क्या होता है कि एक दूसरे के कंपैरिजन में इनकी स्ट्रेंथ को देखना, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन में या एसिड बेस या सॉल्ट के सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, ठीक। मतलब कोई एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये हमें उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से ही समझाया जाता है, ठीक। कोई भी होगा, जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ऑलराइट। अब बात कर लेते हैं प्योर वाटर की। तो प्योर वाटर में जो H+ और OH माइनस आयन होते हैं बराबर, ठीक है। जो हमारा प्योर वाटर है, शुद्ध जल, इसके अंदर H+ और OH आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, ठीक है। इसलिए ये न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल क्या, उदासीन होता है ये, ठीक है। जो प्योर वाटर होता है उदासीन, क्योंकि इसके अंदर H+ और OH की आयनों की मात्रा होती है बराबर, ठीक। अब जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ठीक, जो H+ की कंसंट्रेशन है, इसको हम डिनोट करते हैं मोल्स पर लीटर, ठीक है। इसकी यूनिट है मोल्स पर लीटर, ऑलराइट। मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट है हमारी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन में, ठीक है, ऑलराइट। तो इसकी यूनिट लिखी जाती है मोल पर लीटर। और उदासीन यानी कि जो हमारा न्यूट्रल वाटर है, जो कि पानी है या सॉल्यूशन है, उसकी यूनिट जो होती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, उसके अंदर होता है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, ऑलराइट। यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि दोनों तरह के आयन, जो कि H+ और OH हैं, दोनों तरह के आयन की जो हमारी वैल्यू है वो यही होगी, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, ठीक है, ऑलराइट। इतनी इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है किसी भी उदासीन या न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे कि वाटर, उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है H+ की और OH- की बराबर 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, ओके, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे ज़्यादा है, ठीक, इससे ज़्यादा है कंसंट्रेशन, तो वो क्या होगा, अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, क्या लगता है आपको, तो वो जो हमारा कम से हम कहेंगे एसिडिक, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा एसिडिक होगा, और यदि इससे कम है, ठीक, यदि इससे कम है तो ये हमारा होगा बेसिक, ठीक है। ज़्यादा होने का क्या मतलब है, 1 × 10⁻⁻⁶ 5 4 3 2 1 इस तरीके से चलती रहेगी वैल्यू। तो ये क्या होता है, इससे ज़्यादा, ठीक। और इससे कम, कम कौन सी वैल्यू होगी, कम होगी -7 है, 8 -8 -9 -10 ये वैल्यू होंगी, ठीक। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से किसी की एसिडिटी या बेसिसिटी या सॉल्ट पे, उसकी प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैसे एसिड या बेसिक सॉल्ट होते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से। और प्योर वाटर यानी कि किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है वो होता है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, राइट। अब बात करते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, ओके। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है कि वाटर के अंदर जितने भी H और OH हमारे आयन हैं, इन दोनों का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोडक्ट करते हैं,
तो वो हमारा कहला जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि आयंस का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक। और तो हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब क्या है, जो प्योर वाटर होता है ये बहुत ही कम मात्रा में आयोनाइज होता है, इसके मोस्टली जो मॉलिक्यूल में ही फॉर्म में रहता है H2O की फॉर्म में, ठीक। यानी जो हमारा प्योर वाटर है, शुद्ध जल, वो मोस्टली H2O की फॉर्म में ही रहता है, आयनाइज नहीं होता, ठीक। ऑलराइट, फिर भी हम इसकी अगर इक्विलिब्रियम में हम माने तो इक्विलिब्रियम में हमने इक्वेशन लिखी H2O इक्विलिब्रियम में स्टेट में H प्लस और OH आयन, तो इसका आयनिक जो कांस्टेंट हम निकालेंगे, ठीक, वो हम लिखेंगे K इक्वल टू H प्लस OH अपॉन H2O, ठीक। ऑलराइट, K हमारा आयनिक कांस्टेंट है, ठीक। अब हम क्या कहते हैं, क्योंकि H2O जो हमारा है मॉलिक्यूल, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो एक तरीके से कांस्टेंट ही माना जाएगा। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई H2O की K से कर दें, ठीक, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी कैसे, K से, तो K इंटू H2O भी क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। इसको भी हम कांस्टेंट कहेंगे क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है H2O की वैल्यू, इसकी बहुत ज़्यादा एक तरीके से चेंज नहीं हो रही है, एक तरीके से कांस्टेंट हो चुका है, इसलिए इसको भी हमने मल्टीप्लाई करा K से, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट, टोटल है कांस्टेंट। इसको हमने डिनोट करा किससे, KW, W क्या वाटर, राइट। तो KW इक्वल टू हो गया H प्लस इंटू OH माइनस, जैसा कि हमने शुरू में देखा कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर के H और OH आयन्स की प्रोडक्ट को हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक। अब क्या है कि हमने स्थिरताप ले लिया कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक, उसमें H प्लस और OH यानी कि मल्टीप्लाई गुणनफल को KW कहते हैं, वो डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक। अब KW क्या होगा फिर, KW इक्वल टू, हमने H और OH क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होती है प्योर वाटर के लिए, ठीक, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या थी वैल्यू, 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ठीक, ये होती है। अब हमने क्या करा, इन दोनों की प्रोडक्ट निकाला, मल्टीप्लाई कर दी, तो दोनों की वैल्यू डाली, 1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 इंटू 10⁻⁷, दो बार मल्टीप्लाई हुई, तो क्या हो गया ये 1 इंटू 10⁻14 मोल स्क्वायर, राइट, ठीक, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब क्योंकि शुद्ध वाटर यानी प्योर वाटर की होती है इक्वल टू, तो यहाँ पर वही लिखा है कि इनकी प्योर वाटर के अंदर H प्लस और OH की कंसंट्रेशन बराबर होती है, इसलिए H प्लस और OH माइनस इक्वल टू हो गया 1 इंटू 10⁻⁷ मोल, ठीक है। और KW की वैल्यू क्या होती है, यानी कि एंड प्रोडक्ट ऑफ वाटर की 1 इंटू 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर, ठीक है, बोले। तो बच्चों आज के हमारे लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे pH वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो आज के इसको पढ़िए, समझिए, कुछ समझ में ना तो आप नीचे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।